हेलो एवरीवन, वेलकम टू नया जीएस क्लासेस। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे भूगोल में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक को। अब हम भारत के धरातलीय विभाजन को देख लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसमें। हम सबसे पहले हिमालय पर्वत को देखेंगे, उसके बाद हम जानेंगे उत्तर भारत के विशाल मैदान को, फिर प्रायद्वीपीय पठार को, फिर क्रमशः तटीय मैदान और भारतीय द्वीप समूह को हम पढ़ेंगे। इसी क्रम में हम हिमालय पर्वत को पढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं उसके हिमालय प्रदेश के जो विभाग हैं उसको कैसे प्रादेशिक क्षेत्र में बांटा गया है। ठीक है, सर बुनार्ड ने, कौन? सर बुनार्ड ने, आपको एक मैप दिख रहा होगा इसमें, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। सर बुनार्ड ने जो हिमालय का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसको 4 प्रादेशिक भागों में बांटा है। किस आधार पर बांटा है? घाटियों के आधार पर बांटा है। भूगर्भिक स्थिति भी इनकी अलग अलग है। तो ये जो क्षेत्र हैं वो इस प्रकार हैं। पंजाब हिमालय पूर्व पश्चिम दिशा में है, पश्चिम पूर्व दिशा में बोलते हैं हम इसको पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय और नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ये 4 प्रादेशिक क्षेत्रों में बांटा है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं पंजाब हिमालय के बारे में। ठीक है, पंजाब हिमालय को हम लोग देखते हैं। तो जो पंजाब हिमालय है वो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में है। ये 560 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, ये जो अधिकांश क्षेत्र है ना, ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर यहाँ फैला हुआ है ये, इसका अधिकांश भाग। इसलिए इसको हम लोग हिमाचल व कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। जो इसकी पर्वत चोटियाँ प्रमुख हैं वो कौन कौन सी हैं? वो हैं जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल। ये प्रमुख इसकी पर्वत चोटियाँ हैं। एक दर्रा भी है यहाँ पे, कौन सा? जोजिला दर्रा। ये प्रमुख दर्रे भी हैं इसके। ठीक है, अगर हम इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें ना, तो पूर्व से पश्चिम की ओर, इस ओर ऐसे पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी ऊंचाई कम हो जाती है। ठीक है, तो ये था पंजाब हिमालय। अब हम देखते हैं कुमायूं हिमालय के बारे में। ये कुमायूं हिमालय, ये जो है सतलज नदी और काली नदी, ठीक है, सतलज नदी और काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो कुमाऊं हिमालय कहलाता है। इसके पश्चिमी भाग को, अर्थात इस तरफ के क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं गढ़वाल हिमालय। गढ़वाल हिमालय और इस तरफ के क्षेत्र को बोलते हैं कुमायूं हिमालय। ठीक है, ये लगभग 320 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। पंजाब हिमालय की अपेक्षा ऊंचा है। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है आपका नंदा देवी, 7,817 मीटर। इतनी ऊंची चोटी है ये, 7,817 मीटर ऊंची चोटी। और चोटियां देखें तो इसमें आपकी प्रमुख चोटियों में केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये पर्यटन स्थल भी हैं, गंगोत्री, ये प्रमुख चोटियां हैं। यहीं से निकलती हैं हमारी गंगा, यमुना जैसी महान नदियाँ। नंदा देवी बिल्कुल 7,817 मीटर ऊंची है, सबसे ऊंची चोटी है, 320 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। ये इनके बीच का, सतलज और काली नदी के बीच में ये कुमायूं हिमालय फैला हुआ है। इनके जो मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय
और शिवालिक के बीच में यहाँ कई घाटियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? घाटियाँ, जिन्हें क्या कहा जाता है? दून। ठीक है, तो ये था कुमायूं हिमालय के बारे में। अब हम देखते हैं नेपाल हिमालय को। नेपाल ये जो अब ऊंचाई भी बताया था मैंने कि पंजाब हिमालय से ऊंचा है थोड़ा कुमायूं हिमालय, और नेपाल हिमालय के बारे में हम लोग जब देखते हैं तो नेपाल हिमालय सबसे ऊंचा है। हिमालय जो प्रादेशिक क्षेत्र है उसमें सबसे ऊंचा है और लगभग 800 किलोमीटर लंबा है। ये काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का क्षेत्र है। ठीक है, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र लगभग 800 किलोमीटर लंबा है। ऊंचाई में सबसे ज़्यादा है नेपाल हिमालय। ठीक है, माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर ऊंचा माउंट एवरेस्ट यहीं स्थित है। इसके अलावा फिर आपका कंचनजंगा प्रथम, फर्स्ट, सेकेंड, अन्नपूर्णा, मैकल, ये सभी रेंज यहाँ पे स्थित है। ठीक है, काठमांडू घाटी, काठमांडू घाटी भी यहीं स्थित है। अब हम देखते हैं असम हिमालय के बारे में। ये तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का क्षेत्र है। लगभग 750 किलोमीटर लंबा ये क्षेत्र है। ठीक है, 750 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। ये नेपाल हिमालय की अपेक्षा कम ऊंचा है और ये आपका सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश इस क्षेत्र तक पूरा फैला हुआ है। ठीक है, अगर इसकी ऊंची चोटी के बारे में बात करें तो नामचा बरवा है, नामचा बरवा। इसके अलावा एक और है कुला कांगड़ी पर्वत चोटी है, कुला कांगड़ी। ठीक है, और प्रमुख नदियों के बारे में बात करें तो यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी प्रमुख नदी है बिल्कुल, लोहित है, दिहांग है, ये सब प्रमुख नदियाँ हैं इसकी, इस असम हिमालय की। ठीक है, तो ये प्रमुख प्रादेशिक क्षेत्र हिमालय के, जिसे सर बर्नार्ड ने बांटा है पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय के रूप में। तो इनको हमने देखा। अब हम देखते हैं हिमालय की उत्पत्ति और विकास, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको रफ कर देते हैं। हिमालय का उत्पत्ति एवं विकास। ठीक है, ये टॉपिक है। तो इसके संबंध में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, कौन सा है भाई? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ठीक है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। क्या हुआ था 1967 में? कब? 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन, ये तीन वैज्ञानिकों ने, उनके पास जो भी उपलब्ध थे उस समय, जो भी तर्क थे उपलब्ध थे, उन सब से मिलाकर इन्होंने एक बहुत ही प्रभावकारी और बहुत ही लोकप्रिय सिद्धांत बनाया। उसी को हम प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में क्या था कि पृथ्वी का जो बाह्य भाग है ना, बाह्य भाग, ये दृढ़ खंडों से मिलकर बना हुआ है। पृथ्वी का बाह्य भाग दृढ़ खंडों से मिलकर बना है। दृढ़ खंड, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं प्लेट। ठीक है, अब ये पृथ्वी का स्थल मंडल है ना, पृथ्वी का स्थल मंडल बहुत सारे प्लेटों से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे प्लेटों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इस स्थल मंडल में हम परपटी को और ऊपरी मेंटल को शामिल करते हैं।
तो इसकी मोटाई जो हो जाती है ना 5 से 100 किलोमीटर हो जाती है। कहाँ? महासागर में, महासागरीय क्षेत्र में। और लगभग 200 किलोमीटर तक होती है महाद्वीपों में। ठीक। तो ये जो प्लेटें हैं ना, ये जो प्लेटें हैं ना, पृथ्वी की दुर्बलता मंडल में तैरते रहती हैं। अब तैर रही हैं मतलब कुछ धारा होंगी तभी तो तैर रही हैं। कौन सी धारा होती है? ये होती है संवहनीय धारा। अब संवहनीय धारा ऐसे तो उत्पन्न नहीं हो जाएगी ना। तो जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है ना, यहाँ अलग अलग ऊष्मा क्षेत्र है। ऊष्मा में भिन्नता है, इसी भिन्नता के कारण ये संवहनीय धारा उत्पन्न होती है। और ये संवहनीय धारा प्लेटों को भिन्न भिन्न दिशा में विचरण करने में, तैरने में मदद करती है। मतलब इसी के माध्यम से वो तैरते हैं भिन्न भिन्न दिशाओं में। तो अब ये प्लेट हो गई। अब हम देखते हैं दो बातें। दो बातें देखते हैं हम। पहला बात क्या? पहला बात ये कि जो प्लेट है ना, भारतीय प्लेट, यही भारतीय प्लेट हिमालय की उत्पत्ति, भारतीय प्लेट हिमालय की उत्पत्ति और विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत तेज़ी से चलने वाला प्लेट है ये, बहुत तेज़ी से चलता है ये प्लेट। तो आज हम जो भारतीय उपमहाद्वीप देखते हैं उसकी स्थिति भिन्न थी बहुत समय पहले। ये जो ऑस्ट्रेलिया है ना, उससे भी बहुत दूर एक विशाल सागर में स्थित है भारतीय उपमहाद्वीप। लगभग 22.5 करोड़ साल पहले, कब? 22.5 करोड़ साल पहले ये जो ना भारतीय उपमहाद्वीप ना, ये भारतीय उपमहाद्वीप ये अलग हो गया, अलग हो गया। और लगभग 20 करोड़ साल पहले, 20 करोड़ साल पहले फिर से इसका विस्थापन हो गया, उत्तर की ओर स्थापित होना शुरू हो गया ये। और 4-5 करोड़ साल पहले ये एशियाई प्लेट से टकराया, ये एशिया महाद्वीप से फिर से टकराया। पहले हो गया था अलग, फिर एशिया महाद्वीप से टकराया, तो फिर हिमालय जैसे पर्वत का उत्थान हुआ। ठीक है, हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ। दूसरा बात क्या देखते हैं अपन? दूसरा बात देखते हैं कि 14 करोड़ साल पहले, इधर ना, 14 करोड़ साल पहले 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में स्थित था भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में स्थित था। तो भूगर्भिक हलचल हुई, ये उत्तर की तरफ स्थापित होने लग गया। ठीक है, और लगभग 3.8 करोड़ साल पहले, 4 करोड़ साल पहले ये भूमध्य रेखा जो है ना पृथ्वी में, ये जो भूमध्य रेखा है उसको पार किया और उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर लिया। अब उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश किया तो ये जो एशियाई प्लेट है उसके निकट आया और निकट निकट आते आते टकराया। तो टेथिस सागर में उसके नितल में वलन पड़ा। किसके? टेथिस सागर के नितल में वलन पड़ा। और इसी से हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ क्रमिक रूप से। तो अब हम देखते हैं कि वैज्ञानिकों में इसके हिमालय पर्वत के उत्थान को लेकर मतभेद है। मतभेद की स्थिति और विभिन्न मुद्दों पर मतभेद है इसको लेकर। लेकिन एक बात पर सहमत है कि टेथिस सागर के नितल से ही हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ है, उसकी उत्पत्ति हुई है। इस बात पर सहमत है सबके सब। लेकिन उसकी प्रक्रिया, समय, इस सब को लेकर मतभेद है। तो आज से लगभग 12 करोड़ साल पहले
12 करोड़ साल पहले जो हम वर्तमान अभी विश्व में महाद्वीपों की स्थिति देखते हैं, महासागरों की स्थिति देखते हैं, वो इससे भिन्न थी। हिमालय पर्वत, इसके पूर्व में मलमाट पर्वत था, ठीक है। पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत, फिर आगे यूरोप में इधर आल्पस, ये सब की जगह एक बहुत बड़ा महासागर था, विशाल सागर था। इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिण सागर, ठीक है, दक्षिण सागर था। भारत, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, आज देखते हैं ये सब अलग अलग है, लेकिन उस समय एक बहुत बड़े भूभाग जिसे हम गोंडवाना कहते हैं, गोंडवाना लैंड कहते हैं, उसी का हिस्सा थे, ठीक है। ये टेथिस सागर के दक्षिण में था। ऐसे ही यूरोप और एशिया महाद्वीप जो ना अंगारा लैंड के हिस्सा थे। कौन कौन? यूरोप और एशिया, ये किसके हिस्सा थे? अंगारा लैंड के। मतलब टेथिस सागर के दक्षिण में था गोंडवाना लैंड और उत्तर में था अंगारा लैंड, ठीक है। वैज्ञानिकों ने ऐसा माना है कि जो अंगारा लैंड है ना, उसकी ज़मीनी पकड़ कमज़ोर थी और गोंडवाना लैंड की ज़मीनी पकड़ मजबूत थी। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी आगे पता चलेगा। देखिए, भूगर्भिक हलचल हुई। भूगर्भिक हलचल शुरू से होते आ रही है, क्रमिक रूप से पृथ्वी के नीचे में भूगर्भिक हलचल होते रहती है। उसी की वजह से जब भूगर्भिक हलचल हुई तो अब इसकी ज़मीनी पकड़ कमज़ोर है अंगारा लैंड की, तो विस्थापित होने लग गया। विस्थापित हुआ तो दक्षिण की ओर आया, और दक्षिण की ओर आया तो फिर इस टेथिस सागर को प्रभावित किया। अब ठीक है, टेथिस सागर को प्रभावित किया, अब इसका नितल ऊपर उठने लग गया। ऊपर आते 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 पूरा सतह तक पहुंच गया। अब पूरा सतह तक उसका नितल आ जाएगा तो उसका जल कहाँ जाएगा? बाहर निकलेगा ना। बाहर निकला तो गोंडवाना लैंड पे आया। अब ये तो विस्थापित नहीं हुआ था, इसके ऊपर आया तो विखंडित हो गया। तभी जन्म हुआ, तभी अस्तित्व में आया हिंद महासागर। कौन सा महासागर? हिंद महासागर अस्तित्व में आया, ठीक है। अब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, इनकी ज़मीनी पकड़ इसकी अच्छी थी, इसकी कमज़ोर थी। कैसे पता चलता है, पुष्टि कैसे होती है? तो हिमालय पर्वत और गोंडवाना लैंड, हिमालय पर्वत और ये गोंडवाना लैंड के बीच जो टेथिस सागर का मतलब एक टेथिस सागर नहीं, एक बहुत बड़ा दरार बन गया था। जब ये प्रक्रिया हुई तो बहुत बड़ा दरार बन गया। ये बाद में जो नदियों द्वारा अवसाद निक्षेपित किए गए, फिर ये दरार भर गई तो उत्तर भारत का विशाल मैदान बना, ठीक है। इससे इसी की पुष्टि होती है। तो जब ये प्रक्रिया हुई तो हिमालय पर्वत बना, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं हिमालय पर्वत बना। ये क्रमिक चरणों में बना। तो इसी क्रमिक चरणों को चलिए देखते हैं हम लोग। हिमालय निर्माण के क्रमिक चरणों को देखते हैं। चरण 1, चरण 2 और चरण 3। क्या क्या हुआ था, ठीक। जब हम चरण 1 की बात करते हैं तो हम महान हिमालय, सबसे पहले महान हिमालय की उत्पत्ति हुई थी लगभग 12 करोड़ साल पहले, 12 करोड़ वर्ष पूर्व। कौन से युग में? क्रेटेशियस युग में। किसका कौन सा अस्तित्व में आया था? महान हिमालय, ठीक। इसकी उत्पत्ति हुई। फिर चरण 2 में जाते हैं। दूसरा चरण लगभग 2.5 से 3 करोड़ साल पहले। कौन सा युग? मायोसीन युग।
मायोसीन युग में। अब महान हिमालय का जन्म हुआ तो इससे नदियाँ भी निकलने लग गई, महान हिमालय से नदियाँ निकलने लगी, इसके महान हिमालय से इससे नदियाँ निकली, इसी के दक्षिण में समानांतर बहने लगी। ठीक है। अब टेथिस सागर का जो अवशिष्ट भाग था वहाँ पे जाके ये अवसाद को निक्षेपित करने लगी और ये प्रक्रिया निरंतर रूप से, अनवरत रूप से, बिना किसी गतिरोध के चल रही थी। फिर से भूगर्भिक हलचल हुई, अंगारा लैंड विस्थापित हुआ दक्षिण की ओर और इस अवशिष्ट भाग के नितल पे वलन पड़ा और ये भाग ऊपर उठने लग गया और जन्म हुआ लघु हिमालय का, अस्तित्व में आया मध्य हिमालय। लघु हिमालय को ही मध्य हिमालय बोलते हैं। लघु हिमालय और मध्य हिमालय ये अस्तित्व में आए। ठीक है। अब लघु हिमालय और ये प्रक्रिया तो भूगर्भिक हलचल की प्रक्रिया चलती रहती, तो इसमें वलन पड़ते गया और ऊपर उठते गया, साथ ही साथ महान हिमालय भी ऊपर उठते गया। ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया हुई। अब हम चरण 3 में जाते हैं। लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व, कितना? 10 लाख वर्ष पूर्व। दस लाख वर्ष पूर्व शिवालिक का निर्माण हुआ। प्लीस्टोसिन युग में। ठीक है। 10 लाख वर्ष पूर्व प्लीस्टोसिन युग में शिवालिक का निर्माण हुआ। कैसे? अब लघु हिमालय से भी नदियां निकल रही थी, उसके दक्षिण में समानांतर इंडो ब्रह्म नदी के रूप में बह रही थी। ठीक, इंडो ब्रह्म नदी के रूप में बह रही थी। तो फिर से भूगर्भिक हलचल हुई। अब भूगर्भिक हलचल हो ही रही थी, फिर से भूगर्भिक हलचल हुई। उसका नितल लगभग 1500 मीटर ऊपर उठ गया, नदी का 1500 मीटर तक ऊपर उठ गया। इसी से जन्म हुआ शिवालिक का, बाह्य हिमालय का। आज भी इसमें जो कंकड़, पत्थर, संपीड़ात्मक शैल ये देखने को मिलते हैं अवशेष के रूप, तो उसमें है भाई, उसके चट्टान में मिलते हैं ये सब चीज़ें। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण श्रेणी पीर पंजाल श्रेणी का भी इसी युग में निर्माण हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, पीर पंजाल श्रेणी का निर्माण कब हुआ? तो प्लीस्टोसिन युग में। ठीक है। इस प्रकार से आज की इस क्लास में हमने हिमालय की विभिन्न पर्वत के प्रादेशिक क्षेत्रों को देखा और हिमालय के उत्पत्ति विकास के संबंध में विभिन्न सिद्धांतों को, वैज्ञानिकों के मतों को और कैसे एक निष्कर्ष में पहुंचते हुए हिमालय की उत्पत्ति और उसका अस्तित्व में आने का घटनाक्रम को हमने क्रमिक रूप से जाना है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा के लिए वीडियो पर आते रहिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू।